हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की नेक्स्ट सीरीज़ है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे और आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बेसिकली मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर सारी क्लासेस मैंने एक साथ ऐड ऑन कर दी हैं। अगर आप लोग चाहें तो उन सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं फ्रेंड्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप टैग वर्ड्स देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि टैग वर्ड्स ऐसी चीज़ है ना जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो ऑप्शन देखकर आप आंसर तक पहुंच सकते हैं पेडागोजी वाले सेक्शन में। तो सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स मैंने आपको करवा दिए हैं और उनकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सीटेट जुलाई 2024 ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स नाम से वो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के एक एक टैग वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। यानी कि बाधा कौन सी बन जाती है, ये आपसे पूछा है। पहला है सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, ये तो बाधा नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। दूसरा है उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति। एंड तीसरा है विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना। और चौथा है एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो देखिए, ये तीन चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होंगी। आपसे पूछा वंचित वर्ग के समूह में बाधा, तो बाधा क्या चीज़ बनेगी कि विभिन्न प्रथाओं में आप अंतर कर रहे हैं, जितनी भी प्रथाएं हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और पदानुक्रमता स्थापित कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बाधा उत्पन्न करेगा वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हर किसी की प्रथाएं अलग अलग होती हैं, संस्कृति अलग होती है, तो आप उन्हें अलग तरीके से अगर प्रकाशित करेंगे तो फिर ये आपका बाधा बन जाएगा। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, ऑप्शन है पहला, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं बताइए? एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि अधिगम में जो कठिनाई होती है ना, वो हर बच्चे में अलग अलग तरीके से हो सकती है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अधिगम में कठिनाई नहीं भी महसूस होती है। ठीक है, जैसे अधिगम में कठिनाई बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है। जैसे कुछ बच्चों को क्लियरली दिख नहीं पाता है, कुछ बच्चे क्लियरली पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। तो ये सब अधिगम में कठिनाई है। तो जो बच्चे अधिगम में कठिनाई महसूस करते हैं वो कह रहे हैं कि सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। तो वो एक जैसे नहीं होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। जी नहीं, मैंने आपको समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें ये कहा गया है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। अलग से विशिष्ट विद्यालय में आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। चाहे बच्चे देखने में असमर्थ हैं, लिखने में असमर्थ हैं, चाहे पढ़ने में असमर्थ हैं, लेकिन उनको आप सभी बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा करके पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कहता है हमारा समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ एनसीएफ 2005 भी यही कहता है, एनईपी 2020 भी यही कहता है, निपुण भारत भी यही कहता है, आरटी 2009 भी यही कहता है। तो ये जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं ये सब यही कहते हैं कि सभी बच्चों को एक साथ मिल करके पढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं विशिष्ट विद्यालय खोलेंगे आप, नहीं। नेक्स्ट है विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। क्या ऐसा होता है कि विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होंगे? ऐसा नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कभी कभी ज़्यादा क्रियाशील वो हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा वो अति क्रियाशील होंगे। फोर्थ है विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। देखिए, शैक्षिक सामर्थ्य मतलब होता है, जैसे आपने सपोज़ करिए एज अ टीचर आप क्लासरूम में बच्चों को आपने कोई एक चैप्टर पढ़ाया। अब ज़रूरी नहीं है कि जब आपने पढ़ाया तो सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आपके पढ़ाने पर समझ में आ गया, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें अच्छे से समझ में नहीं आया, उन्हें 2 या 3 बार उस चैप्टर को फिर से पढ़ना पड़ेगा। होता है ना, यही होती है शैक्षिक सामर्थ्य। किसी बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है तो किसी को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये कह रहा है हर बच्चे की शैक्षिक सामर्थ्य अलग अलग होती है, बिल्कुल।
और वो चुनौतियों में भी एकदम अलग अलग होते हैं। जैसे आपने कोई टास्क दे दिया बच्चों को, अब ज़रूरी नहीं है कि उस टास्क को सारे बच्चे कंप्लीट कर ही लेंगे, क्योंकि उनमें जो चुनौतियां करने का गुण है वो अलग अलग हो सकता है, शैक्षिक सामर्थ्य सभी में अलग अलग होती है। तो यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, यानी कि जो बच्चे क्लियरली देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है कक्ष में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों। जी बिल्कुल, ये तो सही है। इन विद्यार्थियों का पृथक्कीकरण किया जाए। तीसरा है बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए। और चौथा है केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इन बच्चों के सफल समावेशन के लिए क्या ज़रूरी है, बताइए। ये कह रहा है कि इन विद्यार्थियों का अलग से आप पृथक्कीकरण कर देंगे, मतलब अलग से बिठा देंगे, नहीं। अभी मैंने आपको बताया था समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा है बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर देंगे, यानी कि यहाँ बात हो रही है जो बच्चे कम देखते हैं, और कम देखते हैं तो उन्हें आप बोर्ड से दूर नहीं बल्कि बोर्ड के पास बिठाएंगे, तो ये भी यहाँ से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दूर बिठाने की बात हो रही है। नेक्स्ट है केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा आप पढ़ाएंगे। अब देखिए, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, कमतर दृष्टि है जिनमें, उन्हें आप सिर्फ दृश्य प्रस्तुतिकरण से पढ़ा रहे हैं, मतलब सिर्फ चीज़ों को दिखा करके पढ़ा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, उनके सफल समावेशन के लिए कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, यानी कि क्लासरूम में सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। जैसे जो बच्चे देख नहीं पाते हैं तो उनके लिए ऐसे उपकरण होने चाहिए कि बच्चे टच करके फील करके चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि यही है जिससे बच्चे सफल समावेशन कर सकते हैं, जो बच्चे कम देखते हैं। ठीक है, कमतर दृष्टि बोला है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बहुत बार करवाया भी है। अवधारणा न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, यानी कि ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। सबसे पहले तो आप फ्रेंड्स ADHD का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है। देखिए, फुल फॉर्म मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में बहुत सारे फुल फॉर्म कराए हैं, एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगी। ये जो फुल फॉर्म है ना, ADHD हो गया, आपका कैल्प हो गया, आपका बिक्स हो गया, SLT हो गया, CLT हो गया, ये बहुत सारे हैं जो आपसे CTET में पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको ADHD का बता देती हूँ। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि अवधारणा न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। ठीक है, तो जिन बच्चों को ADHD होता है, तो निम्नलिखित में से उनका कौन सा लक्षण इसमें सही है पूछा है। पहला है वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, और नेक्स्ट है वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो देखिए, ADHD क्या होता है ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जब बच्चे किसी एक जगह पर ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकते, मतलब उनमें आवेगशीलता होती है। अगर आप उन्हें कहेंगे ना कि आपको 1 घंटे तक यहाँ पर बैठना है और कुछ काम दे देंगे, आपकी इस काम को करना है, तो वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अति क्रियाशील होते हैं, उनका मन एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं लगता है। तो हम ये कहते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, उनमें क्या होता है, ADHD होता है। तो वो क्या करते हैं, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं। वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा देर तक वो एक जगह पर बैठ भी नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ऑटिज्म आपसे पूछा जाता है। ऑटिज्म भी एक तरीके का आपका क्या होता है, अधिगम विकार होता है। जैसे ADHD एक अधिगम विकार है, वैसे ही ऑटिज्म भी एक अधिगम विकार है। तो जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है ना, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, मतलब लोगों के साथ बातचीत करना उन्हें पसंद नहीं होता है, वो संप्रेषण नहीं करते हैं लोगों के साथ। ऐसे बच्चे जिन्हें ऑटिज्म होता है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले एक कमरे में रहेंगे,
अपना खाएंगे पिएंगे पढ़ाई करेंगे, जो भी काम करना होगा वो करेंगे, लेकिन वो समाज में जाना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो समाज में जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, समाज में जाना जो लोग पसंद नहीं करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को ऑटिज्म होता है। और इसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स स्वलीनता। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वलीनता। तो ये होता है ऑटिज्म। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये काफ़ी बार आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो कि नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा एडवांस होते हैं। ठीक है, पहला है जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, दूसरा है बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, तीसरा है स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, और चौथा है उनमें सफलता की निम्न उम्मीद रखना। देखिए, सफलता की निम्न नहीं बल्कि ज़्यादा उम्मीद रखेंगे क्योंकि वो प्रतिभाशाली हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ये कह रहा है बहुत आसान और सरल सवाल पूछना नहीं। अगर आप प्रतिभाशाली बच्चों से बहुत इजी क्वेश्चन पूछोगे ना, वो बोर होने लगते हैं क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल होता है वो हाई लेवल का होता है, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होता है। ठीक है, और उनका IQ भी ज़्यादा होता है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। ये कह रहे हैं जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना। जी नहीं, ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि वो बहुत ही कम समय में चीज़ों को सीख जाते हैं, इसीलिए तो उनको प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। मतलब बच्चों से आप कहेंगे कि आप खुद से कोई काम सोचिए और छांटिए और उसको करिए, यानी कि बच्चों को उनके अकॉर्डिंग काम करने देना, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। क्योंकि वो बच्चे ना नॉर्मल बच्चों के साथ अगर पढ़ते हैं तो बोर होने लगते हैं। जैसे आज आप नॉर्मल बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं और वो चीज़ उस बच्चे को ऑलरेडी आती है क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, तो अगर उस दिन आप उस चीज़ को रिवाइज कराएंगे तो वो बच्चे बोर होने लगते हैं। इसीलिए प्रतिभाशाली बच्चों से कहना होता है कि आप खुद ही कोई चीज़ ढूंढिए, कंटेंट ढूंढिए और उस पर काम करिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? अधिगम प्रक्रिया में बाधक कौन सा बनता है ये बताना है। पहला है विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना। ये तो सही है, ये बाधक नहीं है, बल्कि बच्चों को अगर आप उनके जीवन से रिलेटेड काम देंगे तो बच्चे रुचि के साथ करते हैं, इंटरेस्ट आता है उनको। ठीक है, जैसे आज बच्चे ने घर में कुछ खाया है और जब वो स्कूल गया तो स्कूल में टीचर उसी की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, और ऐसे धीरे धीरे उनको सीखना बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना। जी हाँ, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार ही काम देना चाहिए, क्योंकि जब आप रुचि के अनुसार काम देंगे ना, तभी जो अधिगम प्रक्रिया है वो सार्थक हो पाएगी। अदरवाइज़ उनकी रुचि नहीं होगी अगर काम को करने में, और आप ज़बरदस्ती बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा क्योंकि उनकी रुचि नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये बाधक नहीं बनेगा। थर्ड कह रहा है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, और चौथा कह रहा है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दें। अब इनमें से एक आंसर होगा। देखिए, डी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। बच्चे के जो विचार हैं, बच्चा जो सोचता है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। हम कहते हैं ना, जो बच्चों के एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको महत्व देना है शिक्षक ने। तो वही चीज़ यहाँ पर है, बच्चे जो सोच रहे हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर बाधक बन जाएगा अगर आप बच्चों को बहुत ही आसान काम देंगे तो। इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये अधिगम में क्या करेगा, एक बाधक बनेगा अगर आप बच्चों को हद से ज़्यादा ईजी काम देते हैं तो। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए क्लास है आपकी 15 मिनट की, और आपने बच्चों को इतना ईजी काम दे दिया कि 5 मिनट में वो काम पूरा हो जाने वाला है, तो उसके बाद बच्चे बोर हो जाएंगे और बच्चे क्लास में हल्ला करने लगेंगे, है ना। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, इसीलिए हद से ज़्यादा ईजी काम बच्चों को नहीं देना है, वो अधिगम में बाधक बन सकता है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं इन 4 ऑप्शंस में से? पहला है केवल पाठ्यपुस्तकों से, केवल अध्यापक द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराने से, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, या निष्क्रिय नकल द्वारा। अब देखिए, 3 तो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं। कौन कौन सा? सिर्फ पाठ्यपुस्तकों से सीखेंगे, सिर्फ टीचर जो बोल रहे हैं उसको रिपीट करने से सीखेंगे, और जब बच्चे निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय मतलब जब रुचि ही नहीं है उनकी पढ़ने में, तब सीखेंगे। ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है।
और ये चीज़ मैंने आपको टैग वर्ड्स में भी समझाई है। CDP के टैग वर्ड्स आप ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने सारे सब्जेक्ट के करवाए हैं, अभी CDP की क्लास चल रही है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी फ्रेंड्स, आप CDP के एक बार टैग वर्ड्स देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। वहाँ पर भी मैंने आपको बोला था, अगर सिर्फ पाठ्यपुस्तक की बात होगी तो वो आपका ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। ऐसे ही जब बच्चे निष्क्रिय हैं, बच्चे का पढ़ने में मन ही नहीं है, वो ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। क्योंकि विद्यार्थी बेहतर तरीके से तब सीखते हैं जब बच्चे खुद वहाँ पर सक्रिय हों। और वो सक्रिय कब होंगे? जब अपने आस पड़ोस से वो इंटरेक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, कहते हैं ना सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है। समाज में जब लोगों के साथ बातचीत करते हैं हम, तो बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है। कैसे मिलता है? समाज में जिनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, चीज़ों को लेकर वो क्या सोचते हैं, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं समाज से। तो वही है, अपने पास पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा जो है जो लर्निंग है वो बेहतर हो पाएगी। तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल पाठ्यपुस्तकों से आप बच्चों को सिखाएंगे ये इनफ नहीं होता है। केवल अध्यापक जो कह रहे हैं वो आप दोहरा रहे हैं, वो भी सही नहीं है और ना ही निष्क्रिय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने पास पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है ना, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करना मतलब स्कूल में जाने से पहले। देखिए मैं आपको बताती हूँ, शिक्षा एक दो तरीके की होती है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो पर्टिकुलर किसी स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट से ली जाती है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और वहीं एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, उसे हम कहीं से भी ले सकते हैं। वो अनौपचारिक शिक्षा हम आस पड़ोस से भी ले सकते हैं, हम समाज में कहीं गए हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, हम किसी टीवी सीरियल से भी ले सकते हैं। मतलब A to Z हम कहीं से भी जो एजुकेशन को लेते हैं वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। और औपचारिक शिक्षा पर्टिकुलर एक स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह से ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले, मतलब स्कूल जाने से पहले, बच्चे अपने आसपास से कुछ चीज़ें और वस्तुओं को देख करके चीज़ें सीख जाते हैं और एक समझ अपनी विकसित कर लेते हैं चीज़ों को लेकर के। तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला है, उनकी समझ को पूरी तरह से नकार देना चाहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास, नहीं, बदलना नहीं है। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, या अधिगम के लिए दोषपूर्ण नहीं। ये दोषपूर्ण या महत्वहीन नहीं होता है, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चे ने स्कूल आने से पहले चीज़ों को लेकर, वस्तुओं को लेकर अपनी एक समझ विकसित कर ली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बच्चे के उस ज्ञान को अग्रसर करने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए उसे इम्पॉर्टेंट मानना है और एक संसाधन के रूप में उसको लेना है। ठीक है, तो C ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है ये पूछा है। प्रतिस्पर्धा करना, यानी कि बच्चों के साथ कंपटीशन करना कि आज तू फर्स्ट आ गया, कल मैं फर्स्ट आऊँगा, इस तरीके से नहीं। ऐसे में तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है ना, तो कंपटीशन नहीं करना है। कंठस्थ स्मरण, यानी कि चीज़ों को रटना कभी भी नहीं है। ठीक है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। अगर आप बच्चे से रटने को कहेंगे ना, आज तो वो रट लेगा लेकिन कल के दिन उसको भूल जाएगा। ये कह रहा है निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्थान। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर बच्चा निष्क्रिय है, पढ़ने में उसका मन ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पढ़ा हुआ क्या फ़ायदा। बिना मन के आप बच्चे को पढ़ा दो, कोई फ़ायदा नहीं है, उसे समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं है सीखने में। लेकिन जब बच्चा स्वतंत्र चिंतन कर रहा है, खुले मन से खुद से सोच रहा है, तो ये बच्चों को हेल्प करेगा अधिगम की प्रोसेस में। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने दिया जाए, चिंतन करने दिया जाए। तो C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको आप क्या करना चाह रहे हैं, सुसाधित करना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं। पहला है योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर। दूसरा है कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा ना करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर नहीं, प्रतिस्पर्धा तो करनी ही नहीं है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। और कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, उद्देश्य को साझा करना है। योग्यता के आधार पर उस दृष्टिकोण को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि क्या करना है,
चिंतन या प्रतिवर्तन के मौके देने हैं, मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने हैं कि वो चीज़ों के बारे में सोच पाएँ, क्योंकि जब वो खुद से सोचेंगे ना तो उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे, और जो नए आइडियाज़ आएंगे फिर एज अ टीचर आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बताइए आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या आइडिया आया, उस चीज़ को टीचर ने सुनना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। देखिए, समस्या समाधान की जो चरण होते हैं ना, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उसके काफ़ी सारे चरण होते हैं और कभी कभी हम आगे पीछे उनको लगा लेते हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। देखिए, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो आपसे पूछा है। क्या सबसे पहले हम उपयुक्त हल ढूंढ लेते हैं, या सबसे पहले समस्या को प्रस्तुत करते हैं, या सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, या फिर अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, हल तो आप तब ढूंढेंगे ना जब आपको समस्या पता होगी। अब समस्या को आप प्रस्तुत तब करेंगे जब आपको पता होगी कि समस्या है क्या, और समाधान का मूल्यांकन तो बाद में आएगा, लास्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समस्या की पहचान करनी होगी, यानी कि प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको ढूंढना होगा। जब प्रॉब्लम की आप पहचान कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, उसके बाद आप समस्या को प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद समस्या का हल ढूंढेंगे, और लास्ट में समाधान का आप मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या हो गई, पहला चरण हो गया आपका समस्या की पहचान करना। तो इस तरीके से आप इन्हें स्टेप्स में याद रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं ये आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और तर्क। अभिकथन आपसे कह रहा है विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। बताइए, क्या अनदेखा कर देना चाहिए? जी नहीं। संवेगात्मक पहलू मतलब क्या होता है, जो हमारे इमोशन होते हैं। जैसे पढ़ाई के दौरान जब हमारा मन पढ़ाई में होता है तो हम चीज़ों को सीखते हैं अच्छे से। मन क्या है, हमारा मन लगना, वो हमारा संवेग है। तो जो संवेग है ना, उस चीज़ को महत्व देना है, ना कि अनदेखा करना है। तो ये अभिकथन हमारा गलत हो गया। तर्क है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये भी यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि संवेग और संज्ञान क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, संवेग मतलब होते हैं हमारे मन के भाव, जैसे किसी से प्रेम करना, गुस्सा करना, या फिर कभी कभी होता है ना, कुछ बच्चों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। वो सब हमारे अंदर के भाव हैं। किसी चीज़ में हमारा मन लगता है, रुचि, वो सब क्या है, हमारे मन के भाव हैं, संवेग हैं, यानी कि इमोशन है। और जो संज्ञान होता है यानी कि कॉग्निशन, वो हमारा दिमाग है। अब आप खुद सोचिए, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझ रहे हैं। सपोज करिए आपका संज्ञान तो यहाँ है, यानी कि दिमाग तो यहाँ है, लेकिन आपका जो मन है यहाँ नहीं है, संवेगात्मक तौर पर आप यहाँ पर नहीं हैं। तो क्या आप अच्छे से सीखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप वीडियो देखेंगे और जब वीडियो ख़त्म होगा आप भूल जाएंगे मैंने क्या पढ़ा। इसीलिए पढ़ाई के दौरान हम कहते हैं हमारा दिल और दिमाग दोनों पढ़ाई में होना चाहिए, है ना। जब हमारा दिमाग भी होगा और दिल भी हमारा यहाँ होगा, हमारा मन पूरी तरीके से पढ़ने में होगा, तब जाकर वो पढ़ी हुई चीज़ें हमें समझ में आती हैं और याद रह जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो संवेग है और संज्ञान है आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है संबंधित नहीं है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर अभिकथन भी गलत हो गया हमारा और तर्क भी गलत हो गया। तो हम देखते हैं इसका आंसर कहाँ पर है। ए और आर दोनों सही हैं? जी नहीं। ए और आर दोनों सही हैं? नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है? नहीं। यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हैं, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए और आर मतलब ए हो गया हमारा अभिकथन और आर हो गया हमारा तर्क, ये दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन है एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, ये कह रहा है कि जब शिक्षण की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर जो अधिगम सामग्री है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और बच्चों से उनको जांचने के लिए कहना चाहिए। ये तो सही है। तर्क है एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, बस उनको वैसा माहौल देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर यही कह रहा है
कि अगर आप बच्चों को ऐसे माहौल देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें ये दोनों ही सही हैं, अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, और ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अदर ऑप्शन को देखना ही नहीं है क्योंकि हमको हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए, गैर जन्मजात मतलब होता है कि जो चीज़ें आप जन्म से सीख करके नहीं आते हैं, जन्म लेने के बाद जो आप चीज़ें सीखते हैं, जैसे बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना बाद में सीखेंगे ना जब आपका जन्म होगा। तो इसके लिए कह रहा है किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है या नहीं बताइए। दूसरा है किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा है बाह्य निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। ये कह रहा है लास्ट वाला कि किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तीनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे क्योंकि ये कह रहा है कि बाह्य निर्देशन और अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहा है अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहा है किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अगर आप बांसुरी बजाना चाहते हैं, शतरंज खेलना चाहते हैं या कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए, आप अभिप्रेरित होने चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए, और साथ ही साथ आपको कोई गाइड करने वाला भी होना चाहिए, यानी कि बाह्य निर्देशन भी ज़रूरी है, आंतरिक अभिप्रेरणा भी ज़रूरी है, यानी कि आपका मन होना चाहिए उसको करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि लर्निंग की प्रोसेस आपकी कैसी होनी चाहिए। पहला है अर्थपूर्ण और संदर्भित, दूसरा है असंदर्भित और अर्थहीन, तीसरा है अर्थपूर्ण और असंदर्भित, चौथा है संदर्भित और अर्थहीन। तो देखिए, जो लर्निंग की प्रोसेस होती है हमेशा अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए और संदर्भित होनी चाहिए, कॉन्टेक्सचुअल होनी चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, लर्निंग आप कुछ भी कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो आपको लाइफ में काम ही नहीं आने वाला है, तो ये बेफिजूल की चीज़ें आपकी अधिगम के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो जो रियल अधिगम होता है ना, जो लर्निंग होती है, उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि अर्थ को समझना, मीनिंगफुल लर्निंग इसी को कहते हैं, और वो संदर्भित भी होनी चाहिए, आपकी लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, आपकी लाइफ में काम आने वाली चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम कहते हैं सार्थक अधिगम। जैसे आप बच्चों को मैथ्स में काउंटिंग सिखाते हैं, ठीक है, अब जब बच्चे स्कूल में काउंटिंग सीखेंगे तो क्या वो काउंटिंग उनकी रियल लाइफ में बच्चे को हेल्प करेगी? डेफिनेटली करेगी। एक बच्चे को उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा मार्केट जा कर के वेजिटेबल ले आना, तो बच्चे को दे दिया 100 रुपीज़ और वेजिटेबल आई 85 रुपीज़ की। अब बच्चे को पता होना चाहिए कि 85 की उसने वेजिटेबल ली है तो जो शॉपकीपर है वो कितने रुपीज़ बच्चे को रिटर्न करेगा। ये बच्चे को तभी आएगा जब उसको काउंटिंग आती होगी। ठीक है, और काउंटिंग स्कूल में सिखाई जाती है। तो इस तरीके से लर्निंग क्या हो गई, यहाँ पर अर्थपूर्ण हो गई, मीनिंगफुल हो गई, क्योंकि वो बच्चे के लाइफ में काम आई। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अर्थपूर्ण अधिगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ और सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। देखिए, अब सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपका, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। अब आपके पास सिर्फ टाइम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का और साथ में टैग वर्ड्स को समझने का। अगर आपने इन दोनों चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर लिया ना तो डेफिनेटली आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। चैनल के साथ बने रहिएगा, हम एग्ज़ाम तक डेली ऐसे ही क्लासेस करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।